नमस्कार बच्चों, अपराजिता इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपराजिता। अपराजिता इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 2 है। इसके पहले भाग में हमने देखा कि लेखिका शिवानी इन्होंने एक ऐसे दिव्यांग महिला का वर्णन किया है, युवती का वर्णन किया है, जिसे लेखिका देवांगना की उपमा दे रही है। अब देवांगना की उपमा लेखिका ने यहाँ पर उसको क्यों दिया है? क्योंकि उस शरीर का निचला धड़ पूरा सुन्न हो गया था उसका। इसके बावजूद भी उसके अंदर जो अदम्य साहस, अदम्य धैर्य, उसकी बुद्धि और उसके अंदर जो पुरुषार्थ था वह सर्वसामान्य महिलाओं से भी बहुत ज्यादा था, इसलिए लेखिका ने उसे दिव्यांगना कहा है। अब हम पाठ के अगले परिच्छेदों से उस डॉक्टर चंद्रा इन्होंने किस प्रकार से अपने शारीरिक व्यंग्यता पर मात कर दी, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके पहले सेशन में हमने देखा कि लेखिका हमें बता रही कि एक तरफ डॉक्टर चंद्रा थी, जो पूरा उसका शरीर का निचला धड़ निष्प्राण एक मांसपिंड मात्र था, तो दूसरी तरफ वह एक युवक का वर्णन हमें बताता है कि उसके ही जल्दबाजी के कारण रेलवे के पटरी से चलते हुए ट्रेन को पकड़ने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस दुर्घटना में उसका हाथ चला जाता है और उस हाथ के साथ साथ उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन वह खो बैठता है। तो यहाँ पर लेखिका हमें बताना चाहते हैं कि एक तरफ हम छोटे से आघात से, दुर्घटना से भी हम विचलित हो जाते हैं और पूरे जीवन को हम निराशा युक्त, हार युक्त, हम पराजित होकर जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ एक युवती डॉक्टर चंद्रा है, जो कभी भी अपने इस ईश्वर के द्वारा दिया गया इस आघात को उसने ईश्वर को दोषी न ठहराते हुए उसका स्वीकार किया मन के साथ, और अदम्य उत्साह, प्रतिक्षण उसके अंदर जो उत्कट जिजीविषाएं और महत्वाकांक्षाएं दिखाई देते हैं, इसका वर्णन हमने अब तक किया था। अब आगे लेखिका बता रही है, उस डॉक्टर चंद्रा के साथ उनकी बातचीत होने लगी थी, परिचय होने लगी थी, तो उसका वर्णन यहाँ पर लेखिका कर रहे हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा लेखिका से पूछ रही है कि मुझे ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछने के लिए वह कहती है कि औषधीय अनुसंधान संस्था में वो पूछने के लिए कहती है। और आप मुझे पूछकर बता सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा ने जो शुरुआत में उनका जो विषय था माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस का अलग अलग फील्ड होते हैं, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट हम लेते हैं, विषय लेते हैं और उस पर हम रिसर्च करते हैं या उस पर हम पूरा उसका अभ्यास करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब वहाँ पर सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्र होता है, सूक्ष्म जैविक शास्त्र होता है, उसमें उस फील्ड में उसकी पढ़ाई की जाती है। तो वह चाहती है लेखिका से कि आप माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित अगर मुझे कुछ सामग्री मिल सकती है तो आप मुझे वहाँ से पूछकर बता दीजिए। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडेटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? तो अब और एक उन्होंने सवाल पूछा है लेखिका से कि उनका जो बायोडेटा है, बायोडेटा पर हम हमारा पूरा विवरण लिखते हैं, अपने जीवन का विस्तार से जो उन्होंने, हम लोग डिग्रियां हासिल करते हैं, जो हमें एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसका सारा लेखा जोखा हम बायोडेटा में लिखते हैं। तो अब देखिए, वह एक विकलांग महिला होने के बावजूद भी आगे बढ़ना चाहती है, अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहती है, और इसके लिए वह लेखिका से पूछ रही कि अगर आप पूछकर मेरा बायोडेटा भेजकर पूछ सकते हैं कि मुझे फेलोशिप मिल सकती है। फेलोशिप जिसे हम स्कॉलरशिप भी कहते हैं, कि जो शोध छात्रा मिलने वाली जो छात्रवृत्ति होती है विद्यार्थियों के लिए, तो वो लेखिका से पूछ रही है, यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आने पर ही प्राण ऐसे
कंठगत हो जाते हैं, जैसे विपत्ति का आकाशीय सिर पर टूट पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कह रहे हैं कि अगर कोई भी सर्वसामान्य दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है, सामान्य हड्डी हमारे शरीर की या मोच भी हमारे पैर में आती है, तो भी हम प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं। कंठगत मतलब हमारे गले में अटके हुए, मतलब ऐसे लगते हैं कि अब थोड़ा सी चोट आती है तो हम इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे दिखाते हैं सारे संसार को हमारे जैसा दुखी व्यक्ति कोई नहीं है। तो उस छोटे से विपत्ति को, संकट को भी हम ऐसे लगता है कि पूरे जीवन का, पूरे संसार का संकट हमारे ऊपर ही आ गिरा है। इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं, लेकिन लेखिका बताते कि उसके विपरीत इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर पूरा निष्क्रिय होने पर भी जीवन जीने की आशा, जीवन जीने की उत्साह, जीवन जीने की प्रेरणा उसके अंदर दिखाई दे रही थी। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही थी। कि अब देखिए वो अपने जीवन में बहुत सारे संकट उसके जीवन में आए थे, लेकिन एक एक संकट से वो आगे बढ़ चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर अपनी डिग्री पूरी की और अब ऊंचे से ऊंचे पद पर जाना चाहती थी। ऊंची नौकरी की एक एक निर्वट करट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही थी। आजकल वह IIT मद्रास चेन्नई में काम कर रही थी। मतलब यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी चोट हमें लगता है, हमारे शरीर पर कुछ भी हड्डी टूटती है या मोच आती है, तो हमें इतना संकट हमारे जीवन में आया ऐसा महसूस होता है। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जिसका पूरा शरीर का आधा अंग निष्प्राण था, उसका शरीर का पूरा धड़, हम जिसे कहते हैं निचला धड़ जो था, वह पूरा सुन्न हो गया था, फिर भी वह रुकी नहीं थी, वह हारी नहीं थी। जीवन से उसने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि वह अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहती थी। अब यहाँ पर लेखिका ने उसके साथ दुर्घटना कैसी हुई, किस प्रकार से उसको ये दिव्यांगता आई है, इसका वर्णन अगले परिच्छेदों में किया है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जन्म के 18 महीने जब हुए थे उसके, तो उसको पोलियो हो गया था। अब पोलियो आप लोगों को पता, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो अधिकतर 1 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। अधिकतर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में यह होता है। यह शरीर के किसी भी अंग को अपाहिज कर देता है। इससे बचाव का एकमात्र तरीका होता है कि जन्म से लेकर अर्थात 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो अभियान के हर चक्र में पोलियो के 2 बूंद दवा अवश्य पिलाई जाती है। इसलिए देखो, आपने भी देखा होगा टीवी पर या हर जगह पर इसका विज्ञापन किया जाता है कि 2 बूंद जिंदगी के, कि 5 वर्ष के हर बच्चों को यह अधिकार दिया गया है कि वो पोलियो के 2 बूंद लिए, जिससे कि उनका ये पोलियो का जो संक्रामक रोग है उससे उनका बचाव हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर चंद्रा है, उसका भी पोलियो का संक्रामक रोग से वह बच नहीं पाई थी। उसके कारण उसके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निष्प्राण हो गया था। लेकिन इतने होने के बावजूद भी, अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि अब हमें जब लेखिका बता रही तो वो उसके शरीर का निचले भाग के बारे में बता रही, लेकिन उसके पहले जब उसको पोलियो इस रोग से संक्रामक हो गई थी, तो उसके शरीर का जो गर्दन था, उसके नीचे का पूरा भाग, सिर्फ उसके चेहरा ही उसका एकमात्र सजीव था, बाकी सारा निर्जीव बन गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर जो साहस, धैर्य, अद्भुत साहस था, उसने नियति को अंगूठा दिखाया। अर्थात नियति ने उसके ऊपर जो
अभिशाप उसको दिया था, उसने उस पर विजय हासिल की थी। उसने जो पराजित थी वो हार चुकी थी पहले, लेकिन उसने उस पर जीत कर दिखा दिया और अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट भी उसने हासिल कर ली। अब आगे लेखिका कहती है कि मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा सामान्य सा भी सहारा भी न दे। आप तो देखती है मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर वो क्या चाहती है कि कोई भी छोटी से छोटी मदद भी उसे ना करे। वह किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है, परावलंबित नहीं होना चाहती। वह अपने आप को स्वावलंबन बनाना चाहती है, उसे जरा सा भी किसी का सहारा नहीं लेना है। अब वो कहते हैं कि आप देखते हैं कि मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये पंक्तियां है कि वह क्या चाहती है कि अब तक उसके माँ हमेशा उसके साथ रही है और पहले तो उसका गर्दन के नीचे का पूरा भाग निष्प्राण था, निर्जीव था, लेकिन अब उसने अपने उस व्यंग्यत्व दिव्यांगों को पराजित कर दिया था। अब उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे कि जिसके वजह से उसका शरीर का बाकी जो भाग था वह सजीव बन गया था और उसके आधार पर उसने अपने जीवन के ध्येय को हासिल किया था। अब वो चाहती है कि उसकी माँ को भी उसके सहारे की जरूरत ना हो, इसलिए उसने अपने शरीर के निचले भाग को सजीव बनाने के लिए एक ऐसी कार बनाई है जिसके कारण वह अपनी माँ की भी सहायता ना ले सके। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। अब देखिए उसका खुद का प्रयोगशाला है और उस प्रयोगशाला में वह खुद बना रही है कुछ चीजों को। ये कौन करते हैं? बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट करते हैं। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। देखिए, अगर हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हम दूसरे पर हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन उसने क्या कहा है यहाँ पर कि अब मैं मेरा सारा काम स्वयं कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाए, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मन चाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। अब देखिए वह जीवन में इतने आगे बढ़ चुकी थी कि उसने बहुत सारी चीजों को अपने आप वह सीख गई थी कि अब वह निचला धड़ बिना उठाए केवल ऊपरी शरीर के सजीव भाग से वह स्वयं का कार्य कर रही थी। मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी, किंतु उसके आज इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनापरक भूमिका। अब देखिए यह जो उसने यश हासिल किया था, स्वयं अब गर्दन के नीचे का जो भाग था वो उस समय निर्जीव था, लेकिन आज वह सजीव हो गया है। वह अपना कार्य खुद करे, वह किसी का सहारा लिए बिना सहारे से वह अपना कार्य कर रहे है। तो इसके पीछे का ये जो आज जो यह यशस्वी बन चुके हैं उसके पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास और यातनादायक उसकी भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। अब देखिए कभी कभी बहुत सारे पुरस्कार जो होते हैं वह एक पुरस्कार 2 लोगों में बांटकर दिया जाता है। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से ही मिलनी चाहिए। अब उसको जो पीएचडी मिली, डिग्री मिली थी, तो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर का मानना था कि ये केवल उसको अकेले को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ और एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसके बारे में लेखिका आगे बता रही, और वो व्यक्ति है डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसे कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय
है। अब देखिए उसके अदम्य साहस का वर्णन करते हुए डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर का मानना है कि ये जो पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा को मिल रहा है वो उसके साथ साथ उसकी माँ को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर हमारे बच्चों के अंदर कुछ भी शारीरिक एकाध व्यंग होता है तो माँ, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अपना पूरा समय उन बच्चों पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा ने जो आज विजय हासिल की थी, जो भी उसने जीत हासिल की थी, उसके साथ यह जीत हासिल करने का जो पूरा श्रेय जाता है वो उनकी माँ, उनकी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम इनको जाता है। जब से उनका जन्म हुआ था, जब से वो पोलियो से संक्रमित हुई थी, तब से आज लगभग 25 वर्ष तक इस सहिष्णु कि उसके अंदर एक जो सहिष्णुता था, उस अपनी पुत्री के साथ हर कठिन प्रसंग में, हर कठिन साधना में उन्होंने उसका साथ दिया और उनके ही बलबूते पर इस साधना का सुखद अंत हुआ था। और आज डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट यह पदवी मिली थी और वह भी अपंग स्त्री पुरुषों में प्रथम डॉक्टरेट होने वाली महिला के रूप में डॉक्टर चंद्रा एक भारतीय महिला के रूप में जानी जाती है। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में क्या पढ़ा कि शरीर का पूरा हिस्सा निष्क्रिय होने के बावजूद भी वह हार नहीं मानती है। एक जीवन जीने की जिज्ञासा, प्रेरणा, उत्साह उसके अंदर दिखाई देता है डॉक्टर चंद्रा के अंदर। और इस पाठ से हमें यही आशय समझ में आ रहा है कि वह स्वावलंबन जीना पसंद करती है, किसी पर भी वह आश्रित होना बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है। आगे भी लेखिका उसकी कहानी हमें बता रही है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।